हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये हमारी हिंदी की क्लास है और इस हिंदी की क्लास में आज अपना फर्स्ट चैप्टर का ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो प्रश्न उत्तर हैं आत्मपरिचय कविता के। हरिवंश राय बच्चन साहब की लिखी कविता आत्मपरिचय, इसके प्रश्न उत्तर जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको बिल्कुल समझाने वाला हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो आइए एक एक करके देखते हैं सारे के सारे प्रश्न। पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इसे थोड़ा सा इसे आप समझिए, ध्यान से समझिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहली पंक्ति में कवि क्या कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और आगे जब थोड़ा और अपन नीचे उतरते हैं कविता में तो वहाँ पे कवि ये कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ और फिर आप कह रहे हो कि मैं जगत की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ, तो लगते तो विपरीत से हैं ये कथन। तो इसका आशय क्या है फिर, या फिर आत्मपरिचय कविता में परस्पर विपरीत कथनों से कवि क्या कहना चाहता है। ऐसे बहुत से वाक्य हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे, जैसे शीतलवाणी में आग और इस प्रकार का। तो बच्चों यहाँ पे कवि ने जो बात करी है ना, उसमें विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि जग जीवन का भार लिए फिरना और कभी न जग का ध्यान करना, ये कथन विपरीत से लगते तो हैं लेकिन विपरीत हैं नहीं। ठीक है, अब कैसे नहीं है कि जो पहला कथन है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, तो इस पहले कथन का आशय है कि संसार में रहकर सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। कवि कह रहा ना, मैं इस जगत का भार, मतलब इस संसार के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं मैं उनकी पूर्ति करता हूं, मैं उनको पूरा करता हूं। सामाजिक उत्तरदायित्व को कवि ने जग जीवन का भार बताया है। दूसरा कथन है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो दूसरा कथन यह है कि संसार में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, संसार के प्रचलित रीति रिवाज और प्रचलित मान्यताएं क्या है, उस पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं, मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीता हूं। तो दूसरे कथन का अर्थ है कि संसार में प्रचलित और मान्य विचारों, परंपराओं आदि पर चलना। कवि अपने सामाजिक दायित्वों को तो निभाता है परंतु संसार की परिपाटी पर नहीं चलता। कवि इसे आगे कवि ने कहा भी है कि है ये अपूर्ण संसार मुझको न भाता। कवि कहता है ये संसार अधूरा है, मुझे नहीं भाता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, एक एक वाक्य को समझिए। और अगर आपको कविता समझ में नहीं आई तो हमारे दोनों जो क्लासें हैं, पिछले जो हमने 2 भागों में इस कविता को पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट में आपको दोनों क्लासें मिल जाएगी। आप उसे एक बार फिर पढ़िए, पूरी की पूरी कविता आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसमें आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, सब प्रसंग व्याख्या भी पूछी जाएगी, तो आपको कविता को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है वो हम कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वन लाइनर हो, बड़े प्रश्न हो, एक एक पंक्ति से हम प्रश्न उठा के कंप्लीट करेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका पूछा जाता है तो वो राइट हो जाएगा। तो देखो दूसरा प्रश्न ये है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो दाना का मतलब होता है बच्चों ज्ञानी, नादान का मतलब होता है मूर्ख। देखो जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि का यह कथन सत्य की खोज के संबंध में, कवि कहता है ना कि ये जो सांसारिक ज्ञान है ये सत्य की खोज के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं है, बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं करता है, फिर भी हम सांसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सत्य की खोज के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए बच्चों। इसलिए कवि कह रहा है मैं सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान भूलाना। अब देखो यहाँ पे कवि क्या कहता है कि संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही रहते हैं, किंतु सत्य के स्वरूप को दोनों ही नहीं समझते। सत्य क्या है नहीं जानते। अब देखो अज्ञानी है वो तो नहीं जानते, तो बात मानने को आती है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो भी सत्य को नहीं समझते, फिर भी वो क्या कहते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। तो इस संबंध में दोनों की स्थिति एक जैसी है। अज्ञानी तो अज्ञानी है ही, परंतु ज्ञानी होने का अहंकार ज्ञानियों को भी सत्य तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए कवि ने कहा है कि इस पृथ्वी पर दाना यानी ज्ञानी लोग भी रहते हैं और वहीं नादान लोग भी रहते हैं।
तीसरा प्रश्न है बच्चों कि मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ पे देखो कितनी बार आया, और एक बार, 2 बार और 3 बार आया है। तो और का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 3 बार और आया है, तीनों का अलग अलग अर्थ है। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है। प्रथम तथा तृतीय बार प्रयुक्त और शब्द का अर्थ है भिन्न या अलग या दूसरा, है ना। और मैंने दूसरा, यह शब्द विशेषण है। और दूसरी बार जो आया है ना और, तो द्वितीय बार प्रयुक्त और का अर्थ है तथा। मैं और मतलब मैं दूसरा, और मैंने इस तथा जग और यानी जग दूसरा। तो यहाँ पे देखो और शब्द की आवृत्ति होने तथा इसके अर्थ में भिन्न भिन्न होने से यह यमक अलंकार है। बच्चों यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द एक जो एक शब्द है, उस एक शब्द का जितनी बार रिपीटेशन होगा, जितनी बार उसकी आवृत्ति होगी, उतनी बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो यहाँ पे कनक शब्द एक ही है लेकिन उसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, तो उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न है 2 बार। एक बार कनक का मतलब धतुरा और दूसरी बार कनक का मतलब सोना। तो यहाँ पे और शब्द की आवृत्ति हुई है इसलिए, और इसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है और इसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है। कवि कहना चाहता है कि त्याग और प्रेम पर भरोसा करने वाले कवि की भोगवादी संसार से कोई समानता नहीं है। चौथा प्रश्न है शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय। कवि कहता है मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो वाणी तो शीतल है पर उसमें आग है, हाँ। और या फिर कवि क्यों कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो बच्चों इसे समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार फिर से विरोधाभास अलंकार है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वह वाणी की कोमलता, मधुरता और शीतलता का पक्षधर है। शब्दों को कठोर नहीं बनाना चाहता कवि। शब्द जो है उसके बड़े मधुर है, बड़े कोमल शब्द का प्रयोग करता है अपनी कविता में कवि, लेकिन उसका जो भाव है वो बड़ा गंभीर है। वह अपनी बात कोमल वाणी में कहता है, किंतु इस कोमल वाणी में उसके हृदय की वेदना छिपी है। यही वह आग है जिसे कवि ने शीतल वाणी के माध्यम से व्यक्त किया है। क्योंकि कविता का नाम ही आत्म परिचय है बच्चों। कवि अपने खुद के बारे में बता रहा है। मतलब शब्द तो कोमल है लेकिन उसका जो भाव, जो उसकी गहनता, उसके हृदय की जो पीड़ा, उसके हृदय की जो वेदना इन कोमल शब्दों से प्रस्फुटित हुई है, तो इसीलिए कवि ने इसे आग कहा है। नेक्स्ट है बच्चों 5वां प्रश्न है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो दूसरी हमारी कविता है, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि चिड़िया के जो बच्चे हैं वो अपने घोंसले में चिड़िया का इंतजार कर रहे हैं। चिड़िया दाना चुगने के लिए घर से काफ़ी दूर, घोंसले से काफ़ी दूर निकल चुकी है। और जब शाम को वापस लौटती है तो उसे याद आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये जब बात उसके, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों ये ना बच्चे किस बात की आशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे किस बात की। तो बच्चे इस आशा से नीड़ों यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री यानी दाना लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे। वे उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। तो इस आशा में बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे हैं चिड़ियों का। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। बच्चों शब्द है ना जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे जल्दी शब्द की आवृत्ति हुई है। तो इस आवृत्ति से कविता की कौन सी विशेषता प्रकट होती है। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की 2 विशेषताओं का पता चलता है। पहली तो है कि इस कविता की रचना गीत शैली में हुई है ना, गेयता इसमें है। इस कारण स्थाई या टेक मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता है को बार बार कविता में दोहराया गया है। और दूसरा है जीवन जो है वो बहुत ही छोटा होता है, करने को काम हमारे पास बहुत सारे होते हैं। इससे मन में जो व्याकुलता हो रही है उससे लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कविता में हुई आवृत्ति इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रकट करती है। और अब कविता के आसपास बच्चों एक प्रश्न जो और दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक में, इसे भी हम कर लेते हैं कि संसार में
कष्टों और संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। कभी कहता है ना, मैं सुख दुख में मग्न रहा करता हूँ। कभी सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में बिल्कुल खुश रहता है, दोनों ही परिस्थितियों को समान भाव से कवि ग्रहण करता है। तो यहाँ पे ये कविता के माध्यम से ये कवि जो अभिव्यक्त करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, सुख और दुख मन की दो स्थितियां हैं। जो मन के अनुकूल है वह सुख है, और जो मन के प्रतिकूल है वही दुख है। सुख दुख में लिप्त न होकर उनको समान भाव से ग्रहण करके ही खुशी और मस्ती का माहौल पैदा किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, ये हमने फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा पहला अध्याय था हरिवंश राय बच्चन साहब, इनकी रचना दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आत्म परिचय, दो कविताएं थी, इनके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं। कंप्लीट कोर्स बच्चों, अगर आप हिंदी का प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पे आपको हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये जो अपने सब्जेक्ट हैं, इन सब के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्स आपको मिलेंगे, जिसमें पीडीएफ के रूप में नोट्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, एमसीक्यूज, पीडीएफ और आपके जो ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीज़ें रहेगी। आप कंप्लीट कोर्स जो है ना, उसको जो चैप्टर पढ़ना चाहो, जब पढ़ना चाहो तब पढ़ सकते हो, जब ऑनलाइन टेस्ट देना चाहो दे सकते हो, प्रश्न पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक पढ़ना है, पढ़ सकते हो, मोबाइल हाथ में, और एनी टाइम आप जहाँ चाहो वहाँ जो है वो कोर्स आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। कोई किताब, कोई बैग की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है बच्चों, आप उन्हें भी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको हमारी जो क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलता रहेगा। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि हिंदी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट हम एक दो शुरू करेंगे, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और आपको टॉपिक समझने में मदद हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।